हाल ही में भारत सरकार की ओर से देश में महंगाई को लेकर के अक्टूबर महीने में इन्फ्लेशन को लेकर के डेटा जो है जारी किया गया है और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये डेटा आरबीआई के लिए बड़ा चिंता का सबब बन सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा क्या बताता है और इस डेटा से क्या निहितार्थ निकाले जा सकते हैं और साथ ही आरबीआई के सामने इस डेटा की वजह से क्या चुनौतियां आ सकती हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम यहाँ पर खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद जो भी आंकड़े यहाँ पर निकल करके आए हैं उन आंकड़ों को समझेंगे, इन आंकड़ों के क्या निहितार्थ हो सकते हैं उन पर बात करेंगे और आरबीआई का अनुमान और आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी इन आंकड़ों के लिहाज से कैसे बदल सकती है उनको भी यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। अंत में एक सवाल भी आपके लिए मौजूद है जिस सवाल का जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो पूरा टॉपिक है अगर आप देखें तो हमारा पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक बार खबर को अगर आप देखें तो खबर बेसिकली आपका ये बताती है कि हाल ही में सरकार की ओर से देश में अक्टूबर महीने में जो महंगाई मौजूद थी उस महंगाई का डेटा जो है जारी किया गया है और डेटा ये बताता है कि अक्टूबर महीने में महंगाई जो है वो अपने 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कितनी हो गई है? तो ये आपका 6.2% के आसपास पहुंच गई है, जो कि पिछले महीने यानी कि सितंबर के महीने में अगर आप देखें तो ये आपका 5.5% के आसपास मौजूद थी। तो 6.2% के आसपास जाने का क्या मतलब है? 6.2% के आसपास जाने का मतलब ये है कि भारत में महंगाई ने आरबीआई का जो थ्रेशहोल्ड है उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर दिया है। थ्रेशहोल्ड कितना है? महंगाई को लेकर के आरबीआई के लिए जो टारगेट डिसाइड किया गया है वो थ्रेशहोल्ड है 2 to 6% के बीच में। अगर महंगाई 2 से 6% के बीच में रहती है तो ये आरबीआई के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है, लेकिन अगर महंगाई 6 से ऊपर जाती है या 2 से नीचे जाती है तो ये आरबीआई के लिए जो है बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं होती है और आरबीआई को यहाँ पर मिशन मोड में काम करना होता है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो अब महंगाई जो है वो 6% से ऊपर चली गई है तो ये आरबीआई के लिए एक बड़ा चिंता का कारण हो सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो महंगाई बढ़ी है इसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं? तो इसके पीछे के रीजन अगर आप देखें जो सबसे बड़ा रीजन है जो कि यहाँ पर एनएसओ की ओर से बताया गया है वो ये है कि अक्टूबर महीने में भारत में जो फूड इन्फ्लेशन था यानी कि खाद्य मुद्रास्फीति जो थी उसमें आपको बहुत बड़े लेवल पर बढ़ोतरी देखने को मिली थी और उसमें भी खासतौर पर सब्जियों और एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य जो तेल है उसकी कीमतों में खासतौर पर आपको जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर नजर आई थी। तो ये ओवरऑल बेसिकली आपका खबर हुई जिस खबर पे हमने बात की। अब थोड़ा सा डेटा पर और डिटेल तरीके से बात करते हैं जो डेटा यहाँ पर जारी किया गया है। तो डेटा अगर आप देखें हमने देखा कि भारत में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अक्टूबर महीने में 6.2% के आसपास आ गया है और इसकी पीछे के जो मेन रीजन हो सकते हैं वो है आपका फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो अक्टूबर महीने में फूड इन्फ्लेशन आपका 10.9% की वृद्धि, उसमें 10.9% की वृद्धि आपको फूड इन्फ्लेशन में देखने को मिली थी, जिसमें सब्जियों और खाद्य तेल की जो कीमतें हैं उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये ओवरऑल बेसिकली हमने देखा कि सब्जियों जो आपका मेन योगदान है वो आपका फूड की कीमतों का रहा, उसमें भी सब्जियों और उसके साथ साथ जो आपकी एडिबल ऑयल है उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की तुलना करें तो ग्रामीण भारत में जो मुद्रास्फीति रही वो 6.7% के आसपास रही, यानी कि आरबीआई के 6% के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गई है ग्रामीण भारत में। लेकिन शहरी भारत में महंगाई अभी भी कंपैरेटिवली कम बनी हुई है। कितनी बनी हुई है? शहरी भारत में उपभोक्ताओं को बेसिकली जो कीमत चुकानी पड़ रही है उसमें अक्टूबर महीने में 5.6% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है, जो कि 6% का जो थ्रेशोल्ड है उससे अभी नीचे बनी हुई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स जो यहाँ पर आपको नजर आएगा वो पैराडॉक्स ये है कि ग्रामीण भारत में अगर आप देखें तो महंगाई तो बढ़ी है आपकी, लेकिन ग्रामीण भारत में फूड इन्फ्लेशन की महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है जितनी ग्रोथ आपको शहरी भारत में देखने को मिली है। जैसे अगर आप डेटा देखें तो हमने समझा कि ग्रामीण भारत में जो ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है वो आपका 6.7% हुआ है, जबकि अगर आप ग्रामीण भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें तो उसमें आपको 10.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। जबकि अगर आप शहरी भारत की बात करें तो वहां पर जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो 5.6% बढ़ा है, जबकि अगर आप शहरी भारत में फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें आपको 11.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि शहरी भारत में जो एक समस्या सबसे ज्यादा बनी हुई है वो समस्या है आपका खाद्य पदार्थों की कीमतें। तो खाद्य पदार्थों की कीमतें शहरों में आपको सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप सेगमेंट वाइज बात करें, खासतौर पर जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड इन्फ्लेशन है
उसको अगर आप सेगमेंट वाइज देखें तो इसमें दो चीजें हमने देखी सबसे इंपॉर्टेंट रही। एक था आपका सब्जियों की कीमतें और दूसरा था आपका खाद्य जो तेल है यानी कि एडिबल ऑयल जो है उसकी कीमतें। सब्जियों की कीमतों में आपको सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला। सब्जियों की कीमतें अगर आप देखें तो अक्टूबर महीने में सब्जियों की कीमतों में 42% की ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिला। आप सोच करके देखिए, एक महीने की तुलना में अगले महीने में सब्जियों की जो कीमतें हैं वो 42% तक बढ़ गई हैं, जो कि पिछले महीने अगर आप देखें सितंबर के महीने में 36% के आसपास थी। और ये जो 42% की ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ बेसिकली यहाँ पर आपका जो सब्जियों की कीमतें हैं उसको 57 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर ले गई हैं। तो ये सब्जियों की कीमतें जो हैं वर्तमान समय में भारत में सबसे बड़ा चैलेंज पैदा कर रही हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल की कीमतें अगर आप देखें तो ये अक्टूबर महीने में इसमें आपको 9.5% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि पिछले 2 वर्षों में सबसे बड़ा स्तर है, सबसे बड़ा मासिक स्तर है। अगर आप फलों की कीमतों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो इसमें आपको 8.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप दालों की बात करें तो दालें की जो कीमतें हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हुई हैं। ये बेसिकली आपका इस जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है और दालों की कीमतों का ग्रोथ रेट कम होकर के 7.4% के आसपास आ गया है, जो कि पिछले अगर आप 17 महीनों में देखें, पिछले 17 महीनों से डबल डिजिट में बना हुआ था, लेकिन अब पहली बार जो है वो आपका थोड़ा सा गिरा है। तो दालों की कीमतों की वजह से थोड़ी सी राहत यहां पर आपको देखने को मिली है। अगर मसालों की बात करें तो वहां पर भी ग्रोथ रेट में थोड़ी सी गिरावट आई है, 7% के आसपास पहुंच गया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो सब्जियों और एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं उन्होंने भारत में महंगाई को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। तो ये तो हमने आंकड़ों की बात कर ली। अब आंकड़ों के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, निहितार्थ हो सकते हैं, उनकी अगर आप बात करें तो बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप भारत में पिछले कुछ समय से ट्रेंड देखें तो लगातार हमारे देश में इन्फ्लेशन जो था वो 4% के आसपास बना हुआ था। 6% का जो थ्रेशोल्ड है उससे नीचे बना हुआ था। लेकिन अब पहली बार पिछले कई महीनों में भारत में जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो थ्रेशोल्ड से भी ऊपर चला गया है, 6.2% के आसपास पहुंच गया है, जो कि जाहिर तौर पर आरबीआई के लिए एक चिंता का कारण बन सकता है। इन आंकड़ों से बेसिकली यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि अब महंगाई जो है, मुद्रास्फीति जो है वो अब बहुत सारी कैटेगरीज में आपको फैल रही है। पहले यहाँ पर ये माना जा रहा था कि महंगाई आपका केवल जो सब्जियों की कीमतें हैं उसमें मौजूद है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो महंगाई आपका सब्जियों की कीमतों के साथ साथ जो एडिबल ऑयल है वहां पर भी फैल रही है। जो अनाज की कीमतें हैं, दाल की कीमतें हैं, फल की कीमतें हैं, वहां पर भी अब आपको महंगाई जो है फैलती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में अगर आप कहें तो बेसिकली ये जो पूरे आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की वजह से आरबीआई का जो एक माना जा रहा था कि आरबीआई दिसंबर महीने में अपने जो ब्याज दरें हैं उसमें कटौती कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आरबीआई दिसंबर महीने में भी अपनी ब्याज दरों में कटौती करेगा, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो जब अक्टूबर महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था तो उस बैठक के दौरान साफ तौर पर आरबीआई के गवर्नर ने यह कहा था कि अभी जब मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए गए थे तब यहां पर पता लगा था कि आरबीआई के गवर्नर ने यह कहा था कि अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो फूड इन्फ्लेशन बनी हुई है, और अगर आप जो है आपका अक्टूबर और नवंबर के डेटा बेहतर आता है इन्फ्लेशन के लिहाज से, तभी हम दिसंबर महीने में जो आपकी ब्याज दर है उसमें कटौती पर विचार कर सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर अब डेटा बहुत बेहतर नहीं आया है अक्टूबर महीने का, अब इंतजार करना पड़ेगा नवंबर महीने को लेकर के। तो नवंबर महीने में भी उम्मीद है कि डेटा बहुत बेहतर नहीं आएगा। तो अगर डेटा बहुत बेहतर नहीं आता है तो फिर आपको दिसंबर महीने में ब्याज दर में कटौती देखने को नहीं मिलेगी। ये बेसिकली इसका साफ तौर पर इंप्लीकेशन हो सकता है। अब आरबीआई की पॉलिसी के लिहाज से थोड़ा अगर आप बात करें, आरबीआई के अनुमान के लिहाज से अगर आप बात करें तो आरबीआई ने 2024-25 की जो तीसरी तिमाही है यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना है उसके लिए जो अनुमान जारी किया था उसमें कहा था कि इस पूरी तिमाही के दौरान हमारे देश में जो औसत इन्फ्लेशन रह सकता है वो आपका 4.8% के आसपास रह सकता है, और ये इन्फ्लेशन जो है वो चौथी तिमाही यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की जो तिमाही होगी उसमें घट करके 4.2% के आसपास आ सकता है। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये जो तीसरी तिमाही है इसका जो पहला महीना है यानी कि अक्टूबर का जो महीना है उस महीने में ही इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, 6.2% के आसपास पहुंच गया है। तो अब आरबीआई के लिए ये बड़ा चैलेंज हो गया है कि हम अपने टारगेट को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। और अगर आरबीआई को अपना टारगेट प्राप्त करना है तो अक्टूबर महीने का तो डेटा आ गया है, नवंबर और दिसंबर महीने का जो डेटा है उसमें अपने इन्फ्लेशन को 4.1% के आसपास जो है औसतन लाना पड़ेगा। अगर 4.1% के आसपास नहीं रहता है तो फिर हम ये जो 4.8% का टारगेट है इस टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब आरबीआई के लिए यहां पर एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो नवंबर और दिसंबर, नवंबर का महीना भी आपका चल रहा है,
आप कह सकते हैं 1/3 महीना जो है लगभग बीत चुका है, अभी 20 से कुछ दिन और बाकी हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर आरबीआई अपनी पॉलिसी में किस तरह से एडजस्टमेंट करता है, किस तरह से बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो इन बदलावों के माध्यम से आपका नवंबर और दिसंबर महीने में क्या इन्फ्लेशन में चेंज आता है या फिर नहीं आता, ये बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा सवाल निकल करके आता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें, जिसमें बेसिकली आपका जो फूड इन्फ्लेशन है और फ्यूल इन्फ्लेशन है उसको शामिल नहीं किया जाता। कोर इन्फ्लेशन अभी भी बेसिकली जो है एक थ्रेशोल्ड के लिए एक कंपैरेटिवली जो आप कह सकते हैं एक कंफर्टेबल सिचुएशन है वहां पर बना हुआ है। अगर अक्टूबर महीने के कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो है आपका 3.8% के आसपास संभवतः ये बना हुआ है, और ये 11वां महीना है जब हमारा जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है वो 4% से नीचे बना हुआ है। तो ये इसको आप बेहतर सिचुएशन मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो यहाँ पर आपको, या थोड़ा सी बढ़ोतरी जो है कोर इन्फ्लेशन में, वो यहाँ पर आपको अक्टूबर महीने में जरूर देखने को मिली है। तो आप इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है बेसिकली कि अभी जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपका फूड इन्फ्लेशन, यानी कि खाद्य मुद्रास्फीति, जिसको कर्ब करना, जिसको रोकना आरबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने इस पूरे टॉपिक की बात की। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ा जाए, और अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है हमारा कि यदि अर्थव्यवस्था में महंगाई में बढ़ोतरी होती है तो फिर आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय ले सकता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्याज दरों में कटौती करना या ब्याज दरों में कमी करना, ऑप्शन बी नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर को कम करना, ऑप्शन सी रेपो दर में वृद्धि करना, या फिर ऑप्शन डी खुले बाजार में बॉन्ड की खरीदारी करना। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट लगाइए और इस सवाल को सॉल्व करिए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।